हाय गाइस। चलो सोर्सेस तो हमने डिस्कस कर लिए, रीजनिंग के कर लिए, क्वांट के कर लिए, इंग्लिश के कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि अटैम्प्ट कैसे करना है मॉक को। मॉक में रीजनिंग कैसे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, मॉक अटैम्प्ट करने का भी एक अलग तरीका है, ठीक है। अब आप सोचो कि कैसे भी मॉक अटैम्प्ट कर लो, ऐसा नहीं होता। मॉक अटैम्प्ट करने की प्री में भी स्ट्रैटेजी चाहिए, मेंस में भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बस मेंस में ही स्ट्रैटेजी चाहिए कि मॉक कैसे, प्री में भी चाहिए, ठीक है। पिछले 2 सालों से मैं सारे अपने प्री क्लियर करती आई हूँ। उसका बेसिक रीज़न ये है कि मैंने एक सही करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की है। अब हम इसमें रीजनिंग की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। देखो गाइस, रीजनिंग में हमें सबसे पहले अटैम्प्ट करना होता है पजल। अब आप बोलोगे दीदी आप तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो, सब बोलते हैं वन लाइनर करो, पहले मार्क्स जितने खींच सकते हो खींचो। वो सबकी थिंकिंग है, वो सब कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं और सब अटके भी पड़े उधर, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसका मैं आपको ना एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल आंसर देती हूँ। देखो, अगर आप वन लाइनर पहले अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है, अब आपके पास बचे लास्ट के 2 मिनट। अब टाइम कम है, प्रेशर ज़्यादा है। अब इस टाइम अगर आप पजल उठाओगे, या तो आप पॉसिबिलिटी गलत बनाओगे या कोई लाइन मिस कर दोगे पढ़ने में। मतलब आप पजल में अब कुछ, मतलब आपके चांसेस कि आप पजल में कुछ ना कुछ गलती करो, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब टाइम कम होता है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस टाइम पे आप पजल उठा रहे हो तो मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी पजल बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पजल्स करनी है, ठीक है। जब हम प्री में रीजनिंग सेक्शन खोले, क्या करना है, स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक, ये सब मार्क फॉर रिव्यू करना है। मार्क फॉर रिव्यू करना है। सेव एंड नेक्स्ट अलग होता है, मार्क फॉर रिव्यू अलग होता है। हमें मार्क फॉर रिव्यू करना है। सेव एंड नेक्स्ट हमें कौन से करने हैं, जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, कि इससे वर्ड्स बनाइए, ये 4 लेटर से वर्ड्स बनाइए, कितने वर्ड बनेंगे, या इनके बीच में कितने लेटर्स हैं, वो अलग होते हैं। उन्हें सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने ये सब मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, जो जो पजल आती जाए वो बनाते जाइए, ठीक है। किसी भी पजल में अटकना नहीं है। अगर आप किसी पजल में अटक रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आप पजल बनाते जाइए और आपकी बनती ही जाएंगी। मतलब अगर आपकी पजल की प्रैक्टिस अच्छी होगी, प्री की पजल बहुत इजीली बनती है, तो आप प्री की पजल बनाइए। और जो एक पॉसिबिलिटी फॉलो करते हैं वेल एंड गुड, पर क्योंकि मेरे से एक पॉसिबिलिटी में नहीं बनती, तो और मैं इसका भी वेट नहीं करती कि पहले मैं पूरी पजल पर पढ़ूंगी, एक पॉसिबिलिटी में बनाने की कोशिश करूंगी, फिर मैं क्या करती हूँ, अगर इसमें लिखा है कि सर्कल में 8 लोग बैठे हैं तो मैं उसी वक्त 2 सर्कल बना दूंगी और 8 लोग दोनों में 8-8 ऐसे कर दूंगी, ठीक है। मैं वेट नहीं करती कि मैं आगे लाइन, क्योंकि इतनी ईजी पजल आती नहीं है कि आपकी एक पॉसिबिलिटी में बन जाए। बन भी जाए पर फिर हमें पूरी पजल पढ़नी पड़ती है। तो क्यों ना हम 2 पॉसिबिलिटीज स्टार्टिंग से लेके चलें। बहुत टाइम सेविंग है ये। आप लोगों को लग रहा है कि 2 पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम सेविंग है ये। आप पहले एक पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे, कंडीशंस लिखेंगे उसकी, फिर उसको बनाएंगे। नहीं, लाइन पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, लाइन पढ़ते जाओ, 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाओ, बनाते जाओ। और ऐसा ही होता है। वो पता है क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि ये इस ए और बी के बीच में 2 लोग हैं। अब वो लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 हो सकते हैं, राइट हैंड से भी। तो 2 पॉसिबिलिटी बनाओ, ए और बी के बीच में इधर 2 लोग बिठाओ, उधर ए और बी के बीच में राइट हैंड साइड से 2 लोग बिठाओ। स्टार्टिंग से 2 पॉसिबिलिटी बना के चलो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले लिख दोगे ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, फिर आप पहले पॉसिबिलिटीज लिखोगे, फिर बैठ के पजल बनाओगे ना, ये टाइम टेकिंग है। मतलब मैंने ये प्रोसेस भी यूज़ किया है कि एक पॉसिबिलिटी से स्टार्टिंग में ही 2 पॉसिबिलिटी लेके चलो, हो जाएगा, ठीक है। प्री में तो यही करना है। और जो बनाता है एक पॉसिबिलिटी से, जिस उसकी बात अलग है, जिसको उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है वो अलग है। पर मैं यहाँ पे बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने हमेशा ही 2 पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग से, मैं आपको बता रही हूँ ना, कि अगर उसमें लिखा है कि यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं, तो मैं पहले पजल भी नहीं पढ़ती। पहले मैंने 2 स्ट्रेट लाइन्स खींची और उसमें मैंने 8-8 लोग बिठा दिए। उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगी, एक उधर से ट्राई करूंगी, एक इधर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी में बननी होगी तो दूसरी खींची हुई लाइन ही तो वेस्ट जाएगी ना यार।
लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं हम उसमें बनाते जाएंगे। ठीक है, अब उसमें लिखा है कि है ना ए एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो अब आप एक में लेफ्ट में बैठा दो, एक में राइट में बैठा दो, हो गया ना। अब पहले आप उसके आगे पढ़ोगे, फिर उसको देखोगे, फिर करोगे। तो ये तो वही कर सकता है जिसने स्टार्टिंग से इसकी प्रैक्टिस की। मैंने नहीं की, मैंने हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके किया है और मेरा बहुत अच्छी रीजनिंग जाती है गाइस। तो ये हो गई पजल की बातें। ठीक है, कैसे पजल करनी है। अब अटैम्प्ट की बातें करते हैं, कैसे अटैम्प्ट करना है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि पहले पजल करनी है, फिर एक एक मार्क्स के अटैम्प्ट करने हैं। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों करना है हमें, क्योंकि फिर ठीक है। देखो गाइस, आप यूट्यूब खोलोगे तो मोस्टली आपको यही बोलेंगे कि पहले एक एक मार्क्स का करो, मार्क्स गेन करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। गाइस, जितना कॉन्फिडेंस मार्क्स गेन करने में नहीं आएगा ना, उससे ज़्यादा टाइम के प्रेशर में आपकी पजल ख़राब होने के चांसेस है। ठीक है, सो मेरी जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा से ये है, पहले पजल करो, मार्क और रिव्यू करो, स्लॉग्स वगैरह, पजल करो, पजल हो जाए। और हाँ, किसी पजल पे स्टक नहीं होना है, मैं फिर कह रही हूँ स्टक नहीं। और स्टक हो रही ना तो छोड़ दो उसको फिर लास्ट में देखेंगे, उसको फिर सबसे लास्ट में। और हमेशा जब भी मॉक दो ना, पजल करो और मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, तो हमेशा टाइम सेव करके रखना अपना। मतलब लास्ट के 3-4 मिनट तो बचाना ही। अगर अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ भी करनी है, स्लॉग्स भी करना है, इनइक्वालिटी भी करनी है, ब्लड रिलेशन भी करना है, तो कम से कम लास्ट के 5-6 मिनट तो आप बचाओगे इसको करने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करके करते हुए चलना। और हाँ, स्टार्टिंग में नहीं है, स्टार्टिंग में क्या होगा, मेरा भी ये होता था जब मैंने ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी ना कि पहले पजल फिर एक एक मार्क्स के, तो क्या होता था, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं पजल में स्टक हो जाती थी, मेरे एक एक मार्क्स के छूट जाते थे। लेकिन ये सब मॉक में होता था क्योंकि मैं मॉक से अपनी स्ट्रैटेजी वो करती थी कि क्या इस जज करती थी कि क्या करना है अब इसमें। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा होगा, आपके साथ भी होगा कि फिर आप बोलोगे कि नहीं हमारे एक एक मार्क्स के छूट जा रहे हैं। होगा, स्टार्टिंग में होगा, क्योंकि माइंड में अभी वो जब तक आप उस स्ट्रैटेजी को रोज़ फॉलो नहीं करोगे वो नहीं बैठेगी। लेकिन अगर आपने ये स्ट्रैटेजी सीखी ना गाइस, बिलीव मी, रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक तो पजल का डर चला जाएगा। भाई इंसान कर ही सबसे पहले पजल रहा है तो उसको पजल का डर ही नहीं है। पजल का डर चला जाएगा, पजल अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, और मार्क्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जो मैंने फॉलो की है, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताई है और उन्होंने इस पर वर्क करके लाइक उन्हें भी काफ़ी इससे एक बूस्ट मिला है। स्टार्टिंग में डाउन होता है क्योंकि क्या होता है कि मार्क्स के हमारे माइंड में छूट जाते हैं क्योंकि हम पजल में स्टक रह जाते हैं। लेकिन जब पजल आ जाती है ना, हमें जब हमारे बैक ऑफ द माइंड ये फिट हो जाता है कि हमें एक एक मार्क्स और इनके लिए टाइम बचाना है, फिर ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्क करेगी और बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ज़्यादा, बिलीव मी। और इस स्ट्रेटजी पे एटलीस्ट एक हफ्ता वर्क तो करके देखिए फ्री में। मॉक अटैम्प्ट कर रहे हैं, करिए, बिल्कुल करिए, पर ऐसे करिए, पहले पजल कीजिए। पजल का एक डर है ना, वो निकल जाएगा। सच में जो बहुत बच्चों में पजल का डर होता है कि पजल नहीं बनेगी एंड ऑल, वो डर ही निकल जाएगा। पजल करने में मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वो उठाते हैं जो हमें पसंद है। हम पहले ही वन लाइनर उठा लेते हैं तो फिर पजल हमें टफ लगती है। लेकिन जब हम पहले ही टफ चीज़ उठा लेंगे ना तो वन लाइनर्स बहुत ईजीली हो जाएंगे। ठीक है बाय, यही मेरी स्ट्रेटजी है और इसी से मैंने अपने काफ़ी मार्क्स इंप्रूव किए हैं। और आई होप आप लोग इसे यूज़ करो और जब आप पे ये वर्क करने लग जाए, आपके मार्क्स इंप्रूव हो, तो आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, बाय।